Hello friends, if you are in standard 10 or below standard 10, what do you need so that you can handle JEE NEET level numericals in an easier way? What do you need so that you can handle 11th and 12th level problems in an easier way? You are in class 10 or below standard 10. Fine folks. अगर आप स्टैंडर्ड 10 में हो या फिर स्टैंडर्ड 10 से नीचे के क्लास में हो तो आपको क्या आनी चाहिए, आपके पास क्या होनी चाहिए कि आप जेई लेवल न्यूमेरिकल्स को डील कर लो, आप नीट लेवल न्यूमेरिकल्स को डील कर लो, आप 11th और 12th लेवल न्यूमेरिकल्स को डील कर लो. सो फॉर दैट यू नीड ओनली फिजिक्स, you need sound concepts, you need a kind of feel for physics. तो इसके लिए कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है फॉक्स. अगर मैं स्टैंडर्ड 10th में हूं या फिर स्टैंडर्ड 9th में हूं तो भी मैं जेई लेवल्स के न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना चाहता हूं, नीट लेवल न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना चाहता हूं, तो मेरे पास फिजिक्स होनी चाहिए, मुझे फिजिक्स आनी चाहिए, फिजिक्स में फील होनी चाहिए, आनी चाहिए, फिजिक्स की फील होनी चाहिए. लेट मी शो यू. राइट नाउ आई विल बी डीलिंग विथ these numericals and few are extracted from SC Burma, and I will be dealing these numericals by just using class 10th approach, class 9 approach, class 8 approach, class 7th approach. Fine folks. हाँ, ये बात सही है कि कुछ चीजों को हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, बट इग्नोरिंग दीज स्टेप्स आई कैन से यू इफ यू आर इन स्टैंडर्ड 9, you are in standard 8, even you are in standard 7, you can deal these numericals. Let me show you. The first question, this is an elevator and this elevator descends with an acceleration of 2 meter per second square. ये एक elevator है friend, और ये elevator 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है. इस एलिवेटर के अंदर ये दो ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर रखी हुई है. ब्लॉक ए की मास दी रखी है. ब्लॉक ए की मास 0.5 kg है. फाइन फोर्स. तो फाइंड करना है हमको व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, दैट इज व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस ब्लॉक ऑन द ब्लॉक ए. यानी बी ब्लॉक जो है वो ए ब्लॉक पर कितनी फोर्स लगाएगी, दैट वी हैव टू फाइंड एग्जैक्टली. सो लेट्स डील विद दिस ब्लॉक ए. हम ए ब्लॉक की स्टडी करते हैं और ए ब्लॉक पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी उनको एनालाइज करते हैं. फाइन फोर्स. तो सबसे पहला फोर्स जो ए ब्लॉक पर लगेगा that is a force of gravity, that is mg. फाइन फोर्स. जो सबसे पहला फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और साथ में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो ब्लॉक बी ए पर लगाएगा. तो ये दो फोर्सेस इस ब्लॉक ए पर लग रही हैं. इज दैट क्लियर फोर्स? एंड वी आर डीलिंग दिस प्रॉब्लम विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम. इट्स यूजुअल, मैं अर्थ फ्रेम के रेस्पेक्ट से इस प्रॉब्लम को डील कर रहा हूं. तो मैं जब ए ब्लॉक को देखता हूं या फिर ए ब्लॉक को एनालाइज करता हूं तो ए ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे गिर रहा होगा. एग्जैक्टली फॉक्स. ए ब्लॉक की स्टडी जब मैं करता हूं, जब मैं ए ब्लॉक को एनालाइज करता हूं तो ए ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे गिर रहा है. इज दैट क्लियर फॉक्स? राइट नाउ वी आर एनालाइजिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए. तो ब्लॉक ए पर एक mg की फोर्स लग रही है जो अर्थ ए को खींच रही है, और दूसरा इस ब्लॉक ए पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है जो ब्लॉक बी इस ए पर लगा रहा है. ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसे लगता है फॉक्स? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट मी गिव यू अ सिनेरियो. फाइन. अगर ये मार्कर है ना, ये मार्कर मेरे हाथ पर रखा हुआ है. इज दैट क्लियर फॉक्स? दिस इज अ मार्कर और ये मार्कर मेरे हाथ पर रखा हुआ है. तो मेरा हाथ जो है वो कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा. इज दैट क्लियर? मेरा हाथ मार्कर पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा.
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस सिचुएशन को। ये एक मार्कर है और ये मार्कर मेरे हाथ पर रखा हुआ है, तो मेरा जो हाथ है, हाथ विल एक्सर्ट, माई हैंड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द मार्कर। मेरा हाथ मार्कर पर एक्सर्ट करेगा फोर्स। इज दैट क्लियर? और मार्कर जो है वो इक्वल बट अपोजिट फोर्स मेरे हैंड पर एक्सर्ट करेगा। या फिर आप ऐसे भी एनालॉजी ड्रॉ कर लो कि ये मार्कर प्रेस करेगा इस हैंड को किसी फोर्स से। इज दैट क्लियर? यानी मार्कर विल एक्सर्ट अ फोर्स, मार्कर इज गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दिस हैंड, and in turn this hand will exert equal but opposite force on this marker. Is that clear? So in a similar fashion, A block B block पर एक फोर्स लगा रही होगी, सिमिलरली B block A block पर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही होगी, दैट इज अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है फॉक्स? तो अगर मैं ब्लॉक ए की एक्सीलरेशन की बात करूं तो इसकी एक्सीलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी कर रखे हो, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव नेट फोर्स on a system equals to mass times net acceleration. So what is the net force on this system, folks? Net force इस सिस्टम पर क्या है? mg नीचे की तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, और एक्सीलरेशन मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो नेट फोर्स दैट इज mg माइनस n विल बी माई नेट फोर्स। इज दैट क्लियर? नेट फोर्स की डायरेक्शन और नेट एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, तो नेट फोर्स नीचे की ओर होगी, नीचे के डायरेक्शन की ओर होगी। इज दैट क्लियर? सो आई कैन राइट हियर इक्वेशन mg माइनस n इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। आई एम स्टडीइंग दिस ब्लॉक, सो इस ब्लॉक का मास दैट इज 0.5 times acceleration, and the acceleration is 2. So I have this equation. Is that clear? This is my net force. ये net force है और ये net force mass times acceleration के equal है. So this is my equation. आप इस equation को ऐसे भी analyze कर सकते हो कि mg नीचे की ओर लग रही है और n normal contact force ऊपर की ओर लग रही है, isn't it? तो मैंने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। इज दैट क्लियर फॉक्स? मैंने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना और ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव माना। और ट्रेडिशनली जब मैं साइन कन्वेंशन को यूज करता हूं तो ट्रेडिशनली जिधर एक्सीलरेशन होता है उधर मैं पॉजिटिव मानता हूं। आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी डायरेक्शन को आप मान सकते हो, देयर विल नॉट बी एन इशू। तो मैंने नीचे की ओर पॉजिटिव माना क्योंकि ट्रेडिशनली एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन नीचे की ओर हो रही है, तो ट्रेडिशनली मैंने एक्सीलरेशन की तरफ पॉजिटिव माना। सो अगर मैं mg के फोर्स को लिखूं तो दैट इज mg, फाइन, दैट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, प्लस n, this n is in negative direction. Fine, folks. So this is the vector sum of the forces, or in other words you can say this is the net force. So this net force equals to 0.5 into 2. Friend देखो इक्वेशन सेम है, mg minus n equal to 0.5 into 2 and mg plus minus n equal to 0.5 into 2. So my equation is same. So mg, what is the value of m here? 0.5, and let me take the value of g as 10. So 0.5 into 10. How much? That's 5. 0.5 into 10 is 5. Is that clear? 5 minus n, that is equal to 1. Clear है folks? फिर यहां से n equals to 4. That is 4 Newton. Isn't it? तो ये B ब्लॉक A ब्लॉक पर 4 न्यूटन फोर्स ऊपर की ओर लगा रही है। फिर से B ब्लॉक A ब्लॉक पर 4 न्यूटन ऊपर की ओर लगा रही है।
इजंट इट? तो ए ब्लॉक बी ब्लॉक पर कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगा? 4 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, बट नीचे की ओर लगाएगा. इज दैट क्लियर? सो द फोर्स ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू ए इज 4 न्यूटन. दैट इज डाउनवर्ड. That is in downward direction. That is in downward direction. Is that clear, folks? तो मैंने क्लास 9th के कॉन्सेप्ट पर ही मैंने क्लास 9th के कॉन्सेप्ट को ही लेकर के इस न्यूमेरिकल को मैंने डील किया. इज दैट क्लियर? आप वीडियो को पॉज कर लो फॉक्स, और इसको आप जॉट डाउन कर लो. फ्रेंड्स, लेट्स डील द सेकेंड वन, द सेकेंड प्रॉब्लम. So ABC, this is A, this one is B, and this one is C. ABC. ABC is a frictionless track. ABC जो है वो frictionless track है, और इस पॉइंट A पर कोई पार्टिकल रखी हुई है. क्लियर है? अब है क्या कि इस पार्टिकल को स्लाइटली पुश किया, इस पार्टिकल को स्लाइटली पुश किया, और ये पार्टिकल जस्ट इस फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर मूव करना शुरू करेगा. इज दैट क्लियर? ये पार्टिकल है, और ये पार्टिकल इस पॉइंट पर रखा हुआ है. एबीसी इज अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, और इस पार्टिकल को मैंने स्लाइटली पुश किया. तो पुश करने के बाद क्या होगा कि ये पार्टिकल एबीसी ट्रैक पर मूव करेगा. यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी. आपको फाइंड करना है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट बी पर क्या होगी. स्पेसिफिकली अगर कह लो तो इस पार्टिकल की स्पीड पॉइंट बी पर क्या होगी. Isn't it? You have to find. Height is given, that is 1 meter, and this height is given, that is 0.5 meter. तो हॉरिजॉन्टल लेवल से पॉइंट ए की हाइट 1 मीटर है, और हॉरिजॉन्टल लेवल से पॉइंट बी की हाइट 0.5 मीटर है. क्लियर है? सो let me just decide that this horizontal level, fine, the potential energy at the horizontal level is 0. Let us assume that the potential energy at this horizontal level is 0. So if I will be asking you what is the potential energy of the particle at point A, so what will be the answer? The potential energy of the particle at A will be mg into h. That is 1 meter high. M, let's say the mass of this particle is m, so हमने m माना है, and g is the gravity, is the acceleration due to gravity, so mgh. So this is the potential energy of the particle at point A, and at point A particle has only potential energy, it has no kinetic energy. तो अगर मैं kinetic energy की बात करूं फ्रेंड point A पर, तो kinetic energy 0 है. Is that clear? Now let's say what is the potential energy of the particle at point B. जब ये पार्टिकल पॉइंट B पर जाएगा तो potential energy of the particle at point B क्या होगी? So that is m is the mass of the particle, g is the acceleration due to gravity, and into 0.5. Is that clear? Into 0.5. This is the height. What is the kinetic energy at point B? Kinetic energy इस पार्टिकल का पॉइंट B के पास क्या होगा? That is half mv square. This is the kinetic energy at point B. So friend, this is a frictionless track, so no energy is lost to the friction. Frictionless track है तो कोई भी energy friction को loss नहीं होगा, यानी friction is not going to eat up any energy. Is that clear? And at the same time we can say that the normal force, suppose the particle, किसी समय पर पार्टिकल मेरा यहां पर है, isn't it? पार्टिकल मेरा यहां पर है, तो अगर मैं नॉर्मल फोर्स इस पार्टिकल की पर बात करूं, इस पार्टिकल पर नॉर्मल फोर्स की बात करूं, तो ये नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन इधर है, और पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करूं तो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, isn't it? पार्टिकल पर नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, और ये परपेंडिकुलर है, यानी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है और जो पार्टिकल पर नॉर्मल फोर्स लग रही है उसकी जो डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये हर जगह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. इज दैट क्लियर फोर्स? यहां भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है.
तो नॉर्मल फोर्स इस पार्टिकल पर कोई भी वर्क नहीं करता। सो इस पार्टिकल की ना तो एनर्जी नॉर्मल फोर्स के द्वारा ली गई है, ना तो नॉर्मल फोर्स के द्वारा दी गई है। इज दैट क्लियर? कोई सा भी वर्क नॉर्मल फोर्स नहीं करता और नो एनर्जी इज लॉस्ट टू द फ्रिक्शन। सो मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर जो पार्टिकल की एनर्जी होगी वही एनर्जी पॉइंट बी पर होगी। इज दैट क्लियर? सो इस पॉइंट पर पार्टिकल की एनर्जी क्या है? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। So this is my potential energy, that is mg into 1 and that will be equal to the energy at this level. इस पॉइंट पर पार्टिकल की एनर्जी क्या है? That is mg by 2, mg into 0.5, that is mg by 2 plus half mv square. Is that clear folks? यहां से m और m कैंसिल हो गया। g की वैल्यू मैं 10 लूंगा, g की वैल्यू मैं 10 लूंगा। इज दैट क्लियर? एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट वी हैव द वेलोसिटी एज, और यू कैन से स्पेसिफिकली द स्पीड एज √10 मीटर पर सेकेंड। इस पार्टिकल की स्पीड पॉइंट बी पर √10 मीटर पर सेकेंड है। इज दैट क्लियर? पॉइंट ए पर पार्टिकल को सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज mg इंटू 1। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की 0 है पॉइंट ए पर। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 0.5 है, क्योंकि ये हाइट 0.5 है। अगर मैं पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं पॉइंट बी पर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है। लेट्स से द स्पीड बी v, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। सो दिस इज अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। यानी फ्रिक्शन जब काम करे, फ्रिक्शन कोई भी काम नहीं करेगा इस पर, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। सो एनर्जी इज नॉट लॉस्ट टू द फ्रिक्शन। इसके साथ साथ एक इन्फ्रेंस हम और ड्रॉ कर सकते हैं कि पार्टिकल पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर होगा पार्टिकल के मोशन के, या पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स नॉर्मल फोर्स कोई भी काम नहीं कर रहा पार्टिकल पर। नाउ वी कैन इन्फर दैट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी। सो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए इज mg into 1 and the energy of the particle at point 2 is, this is mg into 0.5, this is mg by 2, that is the potential energy, plus this one is the kinetic energy, and from here we get the value of v as √10 मीटर पर सेकेंड। फॉक्स आप पॉज कर लो वीडियो को और इसको आप नोट डाउन कर लो। फ्रेंड्स लेट्स डील विद द थर्ड प्रॉब्लम। हम थर्ड प्रॉब्लम को अब डील करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में दिस इज अ बॉडी, और यू कैन से दिस इज अ बॉल ऑफ मास m। ये m मास का बॉल, दिस बॉल इज ड्रॉप्ड and it reaches the ground with the speed of 1.2 √gh, and the height from the ground level to the ball is h. Is that clear? एक बॉल है जो कि h हाइट से ड्रॉप किया गया है, isn't it? और just before reaching the ground, या फिर आप कह लो it reaches the ground with the speed of 1.2 √gh. Is that clear? So what you have to find? You have to find work done by air friction. तो ऑब्वियसली जब मैं किसी बॉल को ड्रॉप करता हूं तो उस बॉल पर एयर फ्रिक्शन लग रही होती है। इज दैट क्लियर फॉक्स? जब किसी बॉडी को आप ड्रॉप कर रहे हो या फिर किसी बॉडी को आप उछाल ही रहे हो, ऊपर ही फेंक रहे हो, या फिर आप ड्रॉप कर रहे हो, तो उस बॉडी पर एयर फ्रिक्शन लगेगी। और एयर फ्रिक्शन का डायरेक्शन, फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो उस फोर्स का डायरेक्शन, उस एयर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बॉडी के मोशन के अपोजिट होगी। इज दैट क्लियर? अगर बॉल नीचे गिर रहा है तो एयर फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। इज दैट क्लियर? सो आपको निकालना है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, दैट यू हैव टू फाइंड।
तो एक चीज बिल्कुल बेसिक सी चीज है, बेसिक सी बात है फ्रेंड्स, और आप इसको नोट डाउन कर लो। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, ये बेसिक सी बात है। व्हेन पॉजिटिव वर्क डन ऑन अ बॉडी, दैट मीन्स यू हैव गिवन एनर्जी टू दैट बॉडी। इज दैट क्लियर? अगर मैं किसी बॉडी पर पॉजिटिव वर्क करता हूं, अगर मेरा वर्क पॉजिटिव है किसी बॉडी पर, तो मैंने उस बॉडी को एनर्जी दिया। कितना एनर्जी दिया? जितना मैंने वर्क किया। वर्क का यूनिट जूल है, एनर्जी का भी यूनिट जूल है। इज दैट क्लियर? तो जब मैं पॉजिटिव वर्क किसी बॉडी पर करता हूं तो मैंने उस बॉडी पर एनर्जी दी, और कितनी एनर्जी दी? जितना मैंने काम किया। और जो सेकंड पॉइंट है, जब मैं किसी बॉडी पर नेगेटिव वर्क करता हूं, व्हेन वी डू अ नेगेटिव वर्क ऑन अ बॉडी, एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम दैट बॉडी। एनर्जी उस बॉडी से ले ली जाती है। कितनी एनर्जी ले ली जाती है? जितना आपने काम किया उतनी एनर्जी ले ली जाती है। वर्क पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट एनर्जी मेरा पॉजिटिव ही होगा। इज दैट क्लियर? सो लेट्स डील विद दिस प्रॉब्लम। So if I will ask you, what is the potential energy of this ball at this level? Isn't it? At this level, at height, you can say at this A level. इस लेवल को आप A कह लो। तो पॉइंट A पर पोटेंशियल एनर्जी बॉल की क्या होगी? What is the potential energy of the ball at point A? That will be mgh. Is that clear? And what is the kinetic energy of ball at point A? Is zero, in fact. Is that clear? Kinetic energy इस बॉल का जीरो होगा इस लेवल पर, पॉइंट A पर। Now, अब ये बॉल पॉइंट B पर आ जाता है। ग्राउंड को आप पॉइंट B मान लो। Is that clear? तो मैंने पॉइंट A की बात कर ली। पॉइंट A पर इस पार्टिकल का टोटल एनर्जी mgh है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल को नहीं है। इज दैट क्लियर? सो एट पॉइंट ए द टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, और यू कैन से ऑफ दिस बॉल, इज mgh एट पॉइंट ए। और जब वो पॉइंट बी पर आता तो एयर फ्रिक्शन इज गोइंग टू डू सम वर्क ऑन दैट पार्टिकल। इजंट इट फॉक्स? जब ये पार्टिकल पॉइंट बी पर आता तो एयर फ्रिक्शन इस पार्टिकल पर काम करता है। इज दैट क्लियर? यानी इस पार्टिकल पर एयर फ्रिक्शन लगता है। और एयर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है? पार्टिकल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इज दैट क्लियर? सो डिस्प्लेसमेंट मेरा किधर है? डिस्प्लेसमेंट नीचे है और एयर फ्रिक्शन ऊपर है। डिस्प्लेसमेंट नीचे है और एयर फ्रिक्शन ऊपर है। तो एयर फ्रिक्शन पॉजिटिव काम करेगा या फिर नेगेटिव काम करेगा? ऑब्वियसली एयर फ्रिक्शन नेगेटिव काम करेगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। सो एयर फ्रिक्शन विल डू अ नेगेटिव वर्क, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट एयर फ्रिक्शन इज गोइंग टू ईट अप द एनर्जी। एयर फ्रिक्शन इज गोइंग टू टेक आउट द एनर्जी। क्लियर है? फाइन पॉइंट। तो एनर्जी eaten up by friction force, by air friction, energy eaten up by air friction। तो जब ये पार्टिकल यहां पर आता है तो इतना एनर्जी तो इस पार्टिकल से निकल जाता है। इज दैट क्लियर? अभी इस पार्टिकल के पास एनर्जी mgh है, बट ये पार्टिकल जब पॉइंट बी पर आता है तो इतना एनर्जी इस पार्टिकल से ले ली जाती है, निकाल ली जाती है। इज दैट क्लियर? और इस पार्टिकल के पास बचता कितना एनर्जी है? दैट इज हाफ mv स्क्वायर। दैट इज हाफ mv स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एंड दिस mgh इक्वल्स टू एनर्जी ईटन अप बाय फ्रिक्शन प्लस हाफ mv स्क्वायर। एम आई राइट फॉक्स? इतनी एनर्जी ए लेवल पर होती है इस पार्टिकल की। ए लेवल पर इस पार्टिकल की सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। सो ये टोटल एनर्जी पार्टिकल ए पर है, सॉरी पॉइंट ए पर है इस पार्टिकल का या फिर इस बॉल का। और जब ये पार्टिकल पॉइंट बी पर आता
तो फ्रिक्शन इज गोइंग टू ईट अप दैट एनर्जी, सो एनर्जी ईटन अप बाय द फ्रिक्शन, और रेस्ट एनर्जी जो इस पार्टिकल के पास बचता है दैट इज हाफ mv स्क्वायर. सो mgh इक्वल्स टू एनर्जी ईटन अप बाय फ्रिक्शन प्लस हाफ mv स्क्वायर. फाइन फॉर्म्स. सो फ्रॉम हियर आई कैन से mgh equals to x. Let me say the energy eaten up by friction be x. So x plus half mv square, that is m. And what is v square? What is the speed here? That is 1.2 square into g into h. Is that clear? Fine folks. ये क्लियर है यहां से. So from here I will get the value of x as minus, that is 0.28 mgh. मेरी x की वैल्यू यहां से निकल करके 0.28 इंटू mgh आती है x की वैल्यू. So what is x? x है क्या? x is the energy eaten up by friction. So x is the energy eaten up by friction. Is that clear? तो x एनर्जी है, क्योंकि मैंने एनर्जी को इक्वेट किया है, मैंने इस इक्वेशन में एनर्जी को इक्वेट किया है. दिस इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड दिस वन इज द एनर्जी eaten up by friction plus half mv square. Is that clear? So एनर्जी eaten up by friction 0.28 mgh होता है. तो फ्रिक्शन कितना काम करेगा? What is the work done by friction? That has been asked. What is the work done by friction? तो जितना एनर्जी फ्रिक्शन ईट अप करेगा, जितना एनर्जी फ्रिक्शन के कारण लॉस हुआ उस पार्टिकल का, इज दैट क्लियर, उतना ही तो वर्क डन होगा. यस और नो फॉक्स? इतनी एनर्जी निकाली गई पार्टिकल से, तो इतना ही तो वर्क डन होगा. मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया, मैंने पहले ही आपको क्लैरिफाई इन पॉइंट्स को कर दिया है. इज दैट क्लियर? तो इतनी एनर्जी निकाली जाती है, तो इतनी ही वर्क डन फ्रिक्शन करेगा, बट इट इज नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव वर्क डन 0.28 mgh. दिस इज नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन का मतलब इतनी एनर्जी उस पार्टिकल से निकाली गई है. इज दैट क्लियर? सो दैट इज द नेगेटिव वर्क. द यूनिट इज जूल एंड यू कैन से द यूनिट एज जूल. क्लियर है फॉक्स? आप इसको नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो वीडियो को और नोट डाउन कर लो. और एक चीज और है फॉक्स, कि मैंने इस लेवल को, आप कह लो हॉरिजॉन्टल लेवल को या फिर ग्राउंड लेवल पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है. इज दैट क्लियर? आप पॉज करके नोट डाउन कर लो. लेट्स डील विद द फोर्थ वन. अब इस प्रॉब्लम को हम डील करते हैं. द क्वेश्चन इज अ चार्ज ऑफ 5.8 into 10 to the power minus 18 coulomb possible? Is a charge of 5.8 into 10 to the power minus 8 coulomb possible? Isn't it? ये क्वेश्चन है हमारा. क्या ये चार्ज पॉसिबल है? क्या ये किसी बॉडी का चार्ज हो सकता है? ये क्वेश्चन है हमारे से. सो बच्चों, ये चार्ज्ड बॉडी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अ चार्ज्ड बॉडी? तो चार्ज बॉडी के पास या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अगर किसी बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव चार्ज्ड है, और अगर बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव चार्ज है. हाउ यू कैन चार्ज अ बॉडी? आप बॉडी को चार्ज कैसे करते हो? तो आप या तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो या तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को देते हो. व्हेन यू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट बॉडी, द चार्ज ऑन दैट बॉडी अपीयर्स टू बी पॉजिटिव. जब आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो उस बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव रहता है, और जब आप किसी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन को डालते हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज आती है. फिर से, अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो उस पर चार्ज पॉजिटिव बनती है,
और अगर किसी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन को डालते हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज बनती है। इज दैट क्लियर फॉक्स? जैसे कि लेट्स से दिस इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इजंट इट? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब number of protons will be approximately equal to number of electrons. That means इस पर कोई सा भी चार्ज नहीं है, isn't it? अब हमने क्या किया, हमने इस बॉडी में दो इलेक्ट्रॉन को डाला, is given to the body, यानी दो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे दी जाती है। तो फिर इस बॉडी की चार्ज कैसी होगी? इस बॉडी की चार्ज कुछ ऐसी होगी। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है। अगर कोई दूसरी बॉडी है, isn't it fox? अगर कोई दूसरी बॉडी है और इस दूसरे बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट, isn't it fox? आर टेकन आउट। मैंने इस न्यूट्रल बॉडी में से, ये न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी में से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला। इज दैट क्लियर? तो जब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इस बॉडी पर चार्ज +3e बनता है। इज दैट क्लियर? चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इक्वल्स टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सो हम इलेक्ट्रॉन्स की ही ट्रांसफर करते हैं। प्रोटॉन्स आर स्टक, सो हम इलेक्ट्रॉन्स की ही ट्रांसफर करते हैं। तो हम चार्ज कैसे बनाते हैं? हम या तो इलेक्ट्रॉन को देते हैं या तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो मैंने अगर किसी न्यूट्रल बॉडी में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उस पर +2e का चार्ज बना। मैंने किसी न्यूट्रल बॉडी में से 4 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उस पर +4e का चार्ज बना। मैंने किसी न्यूट्रल बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन को डाला तो उस पर -3e का चार्ज बना। मैंने किसी न्यूट्रल बॉडी में 17 इलेक्ट्रॉन को डाला तो उस पर -17e का चार्ज बना। इज दैट क्लियर? तो आप या तो 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो, 5 को दे सकते हो, 7 को दे सकते हो, 10 को दे सकते हो, 15 को दे सकते हो। या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो या तो आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो।